हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। चलो देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बाद में भारत ने जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई थी? वो थी वैदिक सभ्यता, जिसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है? वो थी वैदिक सभ्यता। दोस्तों ध्यान रखना, वैदिक सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? वैदिक सभ्यता को आर्य के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है? ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अपने को ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है वैदिक संस्कृति के बारे में, इसके बारे में, इसकी नदियों के बारे में, इसके भौगोलिक राजनीतिक सब सारी जानकारी हमें ऋग्वेद काल से ही मिलती है। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। संस्कृति नहीं यहाँ दोस्तों, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है? ये इंपॉर्टेंट है सबसे। वैदिक संस्कृति के निर्माता है दोस्तों आर्य थे। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? नंबर एक है ऋग्वेदिक काल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? देखना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक काल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कालों में सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। देखना दोस्तों, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। दोस्तों ध्यान रखना, जो वैदिक काल में जो आर्य थे उनका जीवन किस पर आधारित था? वो पशुचारण या पशुपालन पर उनका जीवन आधारित था। उस समय कृषि का कोई ज्यादा महत्व नहीं था, वो इतना जानते भी नहीं थे कृषि के बारे में। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब देखना दोस्तों, कौन सा अभिलेख है? बोगाज कोई कहाँ का है? एशिया माइनर के अभिलेख से किस काल के देवताओं का मिलता है? ऋग्वेदिक काल के देवताओं का। कौन कौन से देवता है? इंद्र, वरुण और मित्र देवताओं का उल्लेख मिलता है हमें। कौन सी ईस्वी में? 1400 ईस्वी में। ऋग्वेद की अनेक ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता में मिलती है। ऋग्वेद की अनेक बातें किस ग्रंथ में मिलती है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। ईरानी ग्रंथ था कौन सा? अवेस्ता, उस ग्रंथ में मिलती है। अब देखते हैं ऋग्वेद काल का भौगोलिक विस्तार। आर्यों की इतिहास की आरंभिक जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों की आरंभिक जानकारी हमें किससे मिलती है? आर्यों की आरंभिक जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। पहले भी बताया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद काल। ऋग्वेद इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख है। सप्त सिंधु का मतलब होता है दोस्तों 7 नदियां, जिसका अर्थ होता है 7 नदियां। सप्त सिंधु का उल्लेख किसमें हुआ था? ऋग्वेद में हुआ। आर्यों का निवास स्थान का पता चलता है, उसका भौगोलिक विस्तार का ही पता ऋग्वेद से ही चलता है। सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये नदियां हैं जो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। आर्यों का विस्तार, अब देखना दोस्तों, आर्यों का विस्तार कहां से कहां तक था? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्यों का विस्तार था अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। आर्यों का विस्तार देखना दोस्तों, अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आर्यों का विस्तार था। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को देखना दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? वो थी सिंधु। इन सारी नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? सिंधु नदी सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब आगे देखना दोस्तों, सर्वाधिक पवित्र नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो वो है सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती। 2 नंबर पे मैंने क्रम सेट किया है, सिंधु और सरस्वती दोनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं। अब देखते हैं सामाजिक स्थिति। ऋग्वेदिक काल में उस समय समाज की क्या स्थिति थी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।
ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था। कौन सा समाज था ऋग्वैदिक समाज? पितृ सत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों परिवार, या उसको कुल भी कहते थे। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। परिवार या कुल भी कहते थे। जिसका मुखिया कौन होता था? अपने भी अभी परिवार में मुखिया पिता होता था, उस समय भी पिता होता था, पर पिता को उस समय क्या कहा जाता था? कुल्लभ कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? कुल्लभ कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा थी? जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था। अभी भी हमारे भारत देश में कई परिवार हैं जो संयुक्त फैमिली में रहते हैं, वो प्रथा चल रही थी उसमें। ये देखना है, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में आजीवन यानी कोई लड़की जो अपने जीवन काल में शादी नहीं करती थी, वो क्या कहलाती थी? अमाजु कहलाती थी। इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी, जो कि लोग काम करवाते थे लोगों से। आर्य समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। आर्य समाज में कितने प्रकार के विवाह थे? दो प्रकार के थे दोस्तों। आर्य समाज में कितने थे? एक तो अनुलोम विवाह और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में तो इसमें दूसरा था दोस्तों प्रतिलोम विवाह। पहला देखना दोस्तों, उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से शादी करना। यानी जो पहले के टाइम में जो प्रथा थी उसमें उच्च वर्ग का पुरुष था जो निम्न वर्ग की स्त्री से शादी करना, उसको कहते थे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह किसे कहते थे? उच्च वर्ग की स्त्री, उस उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ग के पुरुष से शादी करना, उसको कहते थे प्रतिलोम विवाह। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था था, यानी ऋग्वैदिक समाज में भी कबीलाई व्यवस्था थी, व्यवस्था पर आधारित थे। कबीले के राजा को गोप कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कबीले के राजा को क्या कहते थे? गोप कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है हिस्ट्री के लिए। आर्यों को पंचजन पुत्र भी कहा गया है। किसको पंचजन पुत्र कहा गया है? आर्यों को पंचजन पुत्र कहा गया है। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता है। कुल, जिसको कुल्लभ कहते थे पिता को, उसके आधार पर ग्राम का निर्माण होता है। और जिसका ग्राम का प्रमुख ग्रामीण ही होता था। अनेक ग्रामीण मिलकर विष का निर्माण करते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। अनेक ग्रामीण मिलकर विष का निर्माण करते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। अब देखना दोस्तों, सबसे ऊपर होता है राजा, फिर होता है पुरोहित, फिर होता है विषपति, फिर होता है ग्रामीण, और फिर होता है कुलप यानी परिवार। अब देखते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने हिस्सों में बटी थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई दोस्तों 5 हिस्सों में बटी थी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी थी? सबसे पहले था कुल, फिर होता था उनका ग्राम, फिर होता था विष, फिर जन, और फिर होता था राष्ट्र। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 प्रकार में बटी थी। सभा, अब देखते हैं, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली होती थी। उनमें सभा बहुत ही चुने हुए लोग होते थे, समिति में ज्यादा लोग होते थे। देखते हैं आगे। अन्य तथ्य देखते हैं। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र और विष्णु थे ऋग्वैदिक काल में। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु और प्रजापति थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऋग्वेद में पुरंदर किसको कहा गया है? ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद में पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता, इंद्र को ध्यान रखना दोस्तों, इंद्र बरसात के अलावा, वर्षा के अलावा युद्ध का देवता, आंधी तूफान का देवता भी माना गया है। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऋग्वेद में आपको पूछा जाए कि मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है, तो ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। इसके मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालिए, वो मैं आपसे बात करूंगा उनके बारे में। सामान्यतः लोहे प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वैदिक काल में इसकी कोई हमें शुरुआत या चर्चा नहीं मिलती है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी। उत्तर वैदिक काल जब आया था उसमें गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी, जबकि ये हमें ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलती है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, क्या नाम है? जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। अब हमारे जो 4 आश्रम है उनका विवरण किस में मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये बचपन का होता है,
ये जब शादीशुदा हो जाती है तब होता है। वानप्रस्थ उसके आगे की एज होती है 25 से, वो 50 से 75, और ये 75 के बाद की एज होती है वो सन्यासी होता है। उसमें अपने मन में सुख शांति के लिए व्यक्ति घर बार सबको छोड़ के बाहर चला जाता है। इस काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। यज्ञ का महत्व किस काल में बढ़ा था? यज्ञ का महत्व बढ़ा था उत्तर वैदिक काल में। इस काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट आई थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों की दिशा में किस काल में गिरावट आई थी? ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल तो आएगा दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दिशा में गिरावट आई थी। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों का विवरण मिलता है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों का विवरण मिलता है? 8 प्रकार के विवाहों का विवरण मिलता है। इस काल में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ था। ऋग्वेदिक में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव नहीं हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। छोटे छोटे राज्य बन गए और उसके छोटे छोटे राजा होते थे। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और मजबूत हुई थी। जो राजा थे उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति और मजबूत हुई थी, ऋग्वेदिक काल के टाइम से ज़्यादा हुई थी। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि पेशा बन गया था। दोस्तों ऋग्वेदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? उनका आर्यों का पशुपालन था। अब आर्यों का पशुपालन की जगह धीरे धीरे क्या हो गया? कृषि के अंदर वो आ गए। पशुपालन से वो कृषि में बदलने लगे। वैदिक आर्य स्थायी जीवन जीने लगे थे। पहले जो आर्य थे वो अस्थायी जीवन जीते थे। पशुपालन को, पशु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनका कारण यही था। अब वैदिक आर्य स्थायी जीवन जीने लगे, तो उनका स्थायी जीवन होगा तो कृषि कृषि करने लगे वो। वैदिक काल में 12 रत्नों का जिक्र मिलता है। यानी वैदिक काल में कितने अधिकारियों के बारे में मिलता है? अधिकारियों की चर्चा मिलती है। कितने? 12 रत्नों या अधिकारियों की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में गण, संघ, श्रेष्ठी का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में गण, संघ और श्रेष्ठी का विवरण मिलता है, जो व्यापार से संबंधित है। ये तीनों शब्द ही व्यापार से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य थे। किस काल में थे? उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य हुए थे। पहला जिसका नाम था महाभारत, पहला महाकाव्य था जिसका पूरा नाम था जय संहिता। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत दोस्तों ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दूसरा महाकाव्य था रामायण। ये दोनों ही भारत से संबंधित है, प्राचीन भारत के इतिहास में लिखे हुए हैं। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे उपकरण मिले या प्राप्त हुए। किस जगह पे मिले? अंतरजी खेड़ा। किससे संबंधित है? लोहे के उपकरण, और जो भी कृषि से संबंधित है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। इस काल के लोग मर्द भांडों से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल के लोग थे जो मर्द भांडों से परिचित थे। वो कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार के मर्द भांडों से परिचित थे। लाल, काला मर्दभांड और भूरा मर्दभांड, और एक प्रकार का और था दोस्तों। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक आर्यों को किसका ज्ञान हो गया था? उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा देवता कौन था? प्रजापति उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा देवता था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा देवता कौन सा था? प्रजापति। जबकि ऋग्वेदिक काल का कौन सा था? इंद्र उनका सबसे बड़ा देवता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।